नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे काव्य दोषों की। काव्य दोष, काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप, काव्य के लक्षण में हमने पढ़ा होगा, काव्य के स्वरूप को हमने देखा होगा। उसके बाद में काव्य के गुणों की हमने चर्चा की होगी। 3 प्रकार के गुण आपने देखे होंगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग 10 तक संख्या को पहुंचाते हैं यहाँ पर, लेकिन मूल रूप से माधुर्य, औज और प्रसाद की आपने चर्चा की होगी। और आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं काव्य के दोषों की। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के रसों के बीच में जो अब किसी प्रकार से अवरोध पैदा हो जाता है, वो अवरोध पैदा होना ही क्या होता है, दोष कहलाता है। वो आपका एक सीक्वेंस, एक कंटिन्यूटी, निरंतरता चल रही है और उसके बीच में अब किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा हो गया, किसी प्रकार कोई अवरोध पैदा हो गया, तो वो दोष उत्पन्न हो जाता है। क्लास के बीच में किसी प्रकार का मतलब बीच में अवरोध पैदा हो गया, तो वो भी अपने आप में दोष है। दोष है क्या, इस विषय में विद्वानों ने अपने अपने विचार विभिन्न साहित्यिक कृतियों के माध्यम से प्रकट किए हैं। काव्य दर्पणकार कहते हैं कि दोषा रसिश अपकर्षक। ठीक है, क्या कहा गया कि दोषा रसिश अपकर्षक है, मतलब जो रस का अपकर्षक है, अर्थात जो रस में बीच में अवरोध पैदा करता है, रस में बीच में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब अपकर्ष कहेंगे या दोष कहेंगे। अर्थात शब्दार्थ द्वारा जो रस का अपकर्ष के हीन कारक हो, वही दोष कहते हैं। मोटी भाषा में यदि बात करें, एक रस चल रहा है, प्रेम रस या श्रृंगार रस चल रहा है, वीर रस चल रहा है, हास्य रस चल रहा है। अब उस हास्य रस के बीच में आप अब दूसरा रस पैदा कर दोगे यहाँ पर, तो वो तो क्या हो जाएगा, बीच में अवरोध पैदा हो गया, तो वो रस का अपकर्षक यानी दोष हो जाएगा। मान लीजिए गंभीर रस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, किसी की मृत्यु का सीन दर्शाया जा रहा है, अब बीच में जोकर जोक बोलेगा यहाँ पर, तो वो कहाँ चलेगा यहाँ पर। तो एक रस के बीच में दूसरे रस का उत्पन्न हो जाना अपकर्षक होता है, इसलिए हम इसको रस के दोष के रूप में स्वीकार करते हैं। अग्नि पुराण में दोष के विषय में, विषय नहीं बल्कि विषय है, अग्नि पुराण में देश के विषय में उल्लेख मिलता है, उद्वेग जन को दोष है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि उद्वेग जन को दोष है। कहाँ की परिभाषा, अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण कहता है कि उद्वेग जन को जो दोष है, अर्थात जो बीच में अपने आप में एक उद्वेग पैदा कर दे, तो जो निरंतरता चल रही है, ठीक है, वो सीक्वेंस चल रही है, उस निरंतरता के बीच में, उस तारतम्यता के बीच में यदि अचानक उद्वेग पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोष कहेंगे। इसलिए अग्नि पुराण कहता है कि उद्वेग जन को दोष है, अर्थात काव्य के स्वाद में जो उद्वेग उत्पन्न करता है वही दोष है। आचार्य वामन ने गुणों के मध्य आने वाले कोई दोष की संज्ञा दी है, जैसे गुण विपर्य आत्मनो दोष है। लेकिन आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के जनक है, आचार्य वामन कहते हैं कि गुण विपर्य दोष है, अर्थात जो गुण चल रहा है, मान लो उसमें श्रृंगार में चल रहा है, श्रृंगार रस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसमें वेदर भी रीति चल रही है यहाँ पर, मूल रूप से माधुर्य गुण चल रहा है, और उस माधुर्य गुण के विपरीत अचानक कोई दूसरा गुण आ गया, उसमें औज आ गया, प्रसाद आ गया यहाँ पर, तो फिर अपने आप ही दोष पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो अग्नि पुराण उद्वेग जन को दोष है कहती है, और आचार्य वामन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, गुण विपर्य आत्मनो दोष है, अर्थात गुण के विपरीत जो चीजें आ जाती है वहां पर, वही अपने आप में क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिस कारण से काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न पहुंचती है या सौंदर्य में कमी आ जाती है, उसे दोष कहा जाता है। यानी सौंदर्य के बीच में बाधा उत्पन्न हो जाए, निरंतरता के बीच में अवरोध पैदा हो जाए, जो चीज चल रही है उसके बीच में कहीं न कहीं एकदम रोक दिया जाए उसको, तो दोष होता है। सिंपल सी चीज है कि एक रस के बीच में, ठीक है, अगर दूसरा रस आ जाता है या कोई काम निरंतर जारी है, उसके बीच में कोई अवरोध पैदा हो जाता है, तो उसको हम दोष कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। काव्य दोषों के भेद की चर्चा करें, काव्य दोष 3 प्रकार के माने गए। शब्द का दोष होता है, अर्थ का दोष होता है, और रस का दोष होता है। शब्द में भी दोष होता है, शब्दों के माध्यम से, अर्थ में भी दोष उत्पन्न हो जाता है, और रस में भी दोष उत्पन्न हो जाता है। आचार्य मम्मट की कृति काव्य प्रकाश रही है, आपको ध्यान रखना है। 70 प्रकार के काव्य दोषों का वर्णन किया, जिसमें 37 शब्द दोष है, 23 अर्थ दोष है, और 10 रस दोष है। यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप मतलब जब हिंदी पढ़ते हैं तो संस्कृत को छोड़ नहीं सकते, जब आप हिंदी पढ़ते हैं संस्कृत को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरी जो काव्य परंपरा या काव्य शास्त्र जो है, ये संस्कृत से उठ करके हिंदी में आया है। इसलिए आपको वो व्यवस्था देखनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि ये संस्कृत का विषय, ये हिंदी का विषय, कंप्लीट आपको सारी चीजें पढ़ना ही पड़ेगी। आपको आचार्य पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मम्मट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको भरत मुनि पढ़ना ही पड़ेगा, सारे के सारे आचार्य आपको, चाहे आप आनंदवर्धन की बात करते हैं, चाहे आप विश्वनाथ की बात करते हैं, चाहे आप आचार्य मम्मट की चर्चा करते हैं, तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि इस प्रकार के जो दोष बताए आचार्य मम्मट ने, सबकी चर्चा करनी। शब्द दोष, वाक्य के अर्थबोध में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं, वे शब्द दोष कहलाते हैं। वाक्य के अर्थबोध में, यानी किसी वाक्य में कोई अर्थ का बोध हो रहा है और किसी शब्द के माध्यम से अर्थ में अनर्थ हो जा रहा है, यहाँ पर शब्दों के माध्यम से यदि हो रहा है, तो वो शब्द दोष हो गए। अब ये कहा कि शब्दगत दोष भी शब्द तथा वाक्य से भिन्न भिन्न होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये शब्द और वाक्य से भिन्न होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। ये कौन सा दोष, क्योंकि आपके सवाल ये आएगा कि इनमें से कौन सा दोष है, या ये दोष कौन सा है, कैसे होता है, कोई कोटेशंस आएगी, इसमें कौन सा दोष है आपको पढ़ना है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज आएगी कि जहां पर संस्कारों के विरुद्ध वर्णन किया जाए वहां पर कौन सा दोष होता है। तो जो भी तरह के सवाल पूछे जाए उनकी हम चर्चा करें। देखिए, च्युत संस्कृति दोष या च्युत संस्कार दोष।
काव्य में जहां व्याकरण के नियमों की अवहेलना की जाए या व्याकरण नियमों के विरुद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया जाए वह च्युत संस्कृति दोष होता है। मतलब जो व्याकरण का नियम है, व्याकरण की जो भाषा है, व्याकरण की जो शैली है, इस भाषा शैली के विरुद्ध, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, व्याकरण की परंपरा के विरुद्ध यदि आपको कहीं दर्शन होते हैं, गलत लिखा हुआ है तो व्याकरण में ऐसा नहीं चलता, वहां संस्कृति की हत्या हो जाती है। जो संस्कृति मतलब अपने संस्कार और संस्कृति से नीचे गिर गया वहां पर, ठीक है। अब जैसे आप पढ़ते कि मेरे में कुछ नए गर्व कण आकर उभरे, मेरे में, ये तो कोई भाषा ही नहीं है साहित्य की, ये तो व्याकरण की कोई परिनिष्ठ भाषा नहीं है, ये तो व्याकरण की कोई संस्कृत और शुद्ध भाषा नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह की भाषा का यदि प्रयोग किया जाता है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मूल से इसमें संस्कृति की हत्या हुई है। यहाँ पर प्रेम शक्ति से निरस्त हो जाएगी पाशवता। पाशवता क्या होती है, पाशवता क्या होती है, ऐसा तो कोई पशुता तो हमने सुना, यहाँ पर ये तो कोई वर्ड नहीं। लो आस्था से काम त्यागो निरास्था। आस्था और निरास्था क्या होती है, आशा और निराशा तो हमने सुना है। तो जहां संस्कारों की हत्या होती है, जहां व्याकरण के नियमों की हत्या होती है, जहां व्याकरण के नियमों से गिर जाता है साहित्य, जहां व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं होता साहित्य में, वहां पर संस्कृति का पतन होता है। जहां पर संस्कृति का पतन होता है वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। यहाँ पर इन उदाहरणों से रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से अनुचित है, अतः यहाँ च्युत संस्कार या च्युत संस्कृति नामक दोष है। श्रुति कटुता, जो सुनने में कड़वा लगे, श्रुति या आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हम उनकी व्याख्या करते हैं, जब हम टेस्ट लेते हैं, तो फिर एक के बाद एक जो क्वेश्चंस होते हैं, क्यों है, कैसे है, क्यों है, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। आज की क्लास में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष का मतलब नाम से पता चल रहा है कि सुनने में कड़वा लगे। श्रुति कटुत्व, जो सुनने में कड़वा लगे, जो सुनने में कड़वा लगे उसको हम श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जो शब्द सुनने में कटु लगे या कवि के द्वारा कानों में खटने के वाले अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। भाई नियम के विरुद्ध वर्णन हो गया, वहां पर संस्कृति की हत्या हो गई, संस्कृति का पतन हो गया। लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगे कि ये तो गलत वर्ड है, भाई ऐसा प्रयोग हो नहीं सकता, यहाँ पर सुनने में बुरा लगे उसको। देखिए, कश्ती कटी थी कनिष्ठ माँ की, असी देती मछली देनिष्ठ माँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें मिसप्रिंट है, ऐसे देती ये मंजली था, मंजली अनिष्ट माँ थी। यहाँ पर इसको छोड़ो, आप ये देखो कश्ती कटी थी कनिष्ठ माँ गया, यानी मतलब जो कनिष्ठ माँ थी, अर्थात जैसे माताओं को वर्ण किया, बीच वाली माँ, मंझली माँ, बड़ी माँ, इनके उनकी जो कमर कसी हुई थी ना, वो इस तरह से घोड़े के समान कसी हुई थी। यहाँ पर तो एक माँ का चित्रण करना, उसकी कमर का चित्रण करना, और जैसे घोड़े की लगाम बंधी हुई है उसके साथ उसका वर्णन करना, ये कहीं न कहीं जो है वो अच्छा नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि एक माता के साथ इस तरह के कैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व नामक दोष है, ये लिखने में मिसप्रिंट है, इसको हम संशोधित करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। भर्त्सना से भीते वह बाल भी तब चुप हो गया, चंडी के प्रकोप से अब प्राणनाथ भी सो गया। देखिए बच्चा रो रहा है, ठीक है, और बालक को माता ने मतलब बच्चे को क्या किया, भर्त्सना की। भर्त्सना शब्द के लिए माँ अपने बच्चे के साथ कहीं भर्त्सना का प्रयोग करती है कि उसको सुलाने के लिए, तो भर्त्सना के भीत से वो बाल भी चुप हो गया, वो बच्चा जो है वो चुप हो गया माँ के डर के मारे, माँ के भर्त्सना करने के बाद, और चंडी के प्रकोप से प्राणनाथ भी सो गया। वो जो चंडी थी, वो जो स्त्री जो चंडी का रूप थी, उसके प्रकोप, उसके डर के मारे प्राणनाथ अर्थात उसका पति यानी उस बच्चे का पिता, वो भी डर के मारे सो गया। होता नहीं है भारतीय संस्कृति में ऐसे, भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी के रिश्ते को ऐसा नहीं दर्शाया जा सकता, भारतीय संस्कृति में माँ के रिश्ते को ऐसा नहीं दर्शाया जा सकता। तो इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग होता है वही दृष्टिकोण यहाँ पर मूल रूप से हम देखें। आगे की हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर बीच में कई बार छोटे से ब्रेक आ जाते हैं। अक्रमत दोष, अक्रमत दोष में क्या होता है, क्रम चेंज हो जाता है। अक्रमत दोष का वर्णन होता है यहाँ पर जिस स्थान पर शब्द या पद होना चाहिए उसके विपरीत स्थान पर होने से अक्रमत दोष हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि दुष्कर्मत्व और अक्रमत्व दो अलग अलग दोष है। आपको भाषा समझनी है, आज की क्लास में आपको सिर्फ भाषा समझनी है, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्रमत्व दोष में क्या होता है कि जिस स्थान पर शब्द आना चाहिए उसके स्थान पर उसका क्रम चेंज हो जाता है। आपने अन्वय संबंधी अशुद्धियां पढ़ी होंगी, आपने अन्वय संबंधी अशुद्धि पढ़ी होगी। अन्वय संबंधी अशुद्धियां जो वाक्य में है आपने व्याकरण की क्लास में देखा होगा, नहीं देखा है तो समझ लीजिए। अन्वय में यानी क्रम चेंज होता है। बच्चे को छील कर केला खिलाइए, बच्चे को छील कर केला खिलाइए, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को छीला जा रहा है। वर्ड वही है यहाँ पर, लेकिन आगे पीछे होना चाहिए। यहाँ पर नेताजी को एक फूलों की माला पहनाओ, एक फूल की माला नहीं, फूलों की एक माला पहनाओ। यहाँ पर या शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता, गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो इस तरह जो क्रम होता है वो चेंज होता है, यही अक्रमत्व दोष है। खाता हूं मैं खाना, मैं खाना खाता हूं, जो खाता हूं मैं खाना,
ठीक है, तो ये जो है अकर्मत्व दोष है, तो इसमें क्रम चेंज हो जाता है, ये दोष आ जाता है काव्य में। विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी, विश्व में निरंतर मानवी लीला कर रहे थे, इसे सिंपल होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा सीधा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क कर दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्रम चेंज हो गया यहाँ पर, तो क्रम चेंज होने के कारण भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर अक्रमत्व नामक दोष आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, और भी बहुत से एग्जाम्पल जो आपकी पीडीएफ में नोट्स में आपको देखने को मिलते हैं, आप उनको पढ़िए, मतलब क्रम चेंज हो जाएगा। मोटी तौर पे एक बात आप पढ़ लीजिए, 50 एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। अक्रमत्व का मतलब होता है जहां पर क्रम चेंज हो जाता है, उल्टा सीधा क्रम हो जाता है, अक्रमत्व होता है। उपयुक्त उदाहरण में रेखांकित पदों का क्रम साथ होना चाहिए, लेकिन इसका अभाव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवीय, मानवी लीला कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड चेंज हो जाता है यहाँ पर। दुष्क्रमत्व, दुष्क्रमत्व में क्या होता है, लोक शास्त्र के विरुद्ध जो है वो नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। जो दुष्क्रमत्व होता है उसमें लोक शास्त्र के विरुद्ध नियम प्रस्तुत किया जाता है। लोक शास्त्र के विरुद्ध नियम की क्या चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, हम बात करेंगे जैसे काव्य में जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम हो वहां पर दुष्क्रमत्व नामक दोष होता है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, ठीक है, मतलब दुष्क्रमत्व में पहले और बाद में, अक्रमत्व में तो वर्ड ही चेंज हो गया ऊपर नीचे, लेकिन दुष्क्रमत्व में जो क्रम होता है उसमें अव्यवस्था आ जाती है यहाँ पर। पहले एग्जाम्पल को पढ़ के देखिए कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेज लगाए। जो मारुति नंदन अर्थात जो हनुमान जी है वो इतनी तीव्र गति से जाते हैं, वो इतनी तेज गति से लंका में गए, या तेज गति से मतलब वहां संजीवनी बूटी लाने के लिए XYZ जहां भी गए वहां जाते हैं, और मारुत को उनकी जो स्पीड थी उन्होंने मारुत यानी जो हवा थी उसकी गति को भी मंद कर दिया। मन को, मन के जो वेग थे, मन को वेग उसको भी उन्होंने मंद कर दिया, और खगराज को वेग लजाए। खगराज पक्षियों का राजा गरुड़ होता है, उसके भी वेग को, भाई जो मन हो गया, जो दुनिया में सबसे तेज चलने वाला कहा गया, उसके बाद फिर खगराज कहने की आवश्यकता है क्या? या तो इसको बढ़ते हुए क्रम में रखते या इसको घटते हुए क्रम में रखते। ठीक है भाई, जिस आदमी ने मन अभी बैठा, अभी पाकिस्तान चला गया मन, अभी दुनिया में चला गया, दुनिया घूम के आ गया 1 सेकंड में यहाँ पर, अब उसके सामने खगराज पक्षी क्या करेगा? जब आपने मन ही कह दिया फिर उसके बाद में खगराज कहने की आवश्यकता नहीं थी। इस दोष को हम क्या कहते हैं? दुष्क्रमत्व दोष कहते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, यहां मन के वेग का उल्लेख के बाद खगराज का वेग वर्णन करने से लोक विरुद्ध नियम, ऐसा आवश्यकता थी नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नृप मोह चाहे हय दीजिए अथवा मत गजंगे। हे राजा हय दीजिए, मुझे हाथी दीजिए, आप दे सकते हो मुझे तो हाथी दीजिए, ठीक है, और उसके बाद अथवा मत गजे, सॉरी, नृप मोहे हय दीजिए, है पहले घोड़ा होता है, नृप मोहे हय दीजिए, कहता है हे राजा या तो मुझे घोड़ा दे दो अथवा मत गजेंद्र, और यदि घोड़ा नहीं देते हो तो फिर मदमस्त हाथी दे दो तुम। अरे जो घोड़ा नहीं देगा वो हाथी देगा क्या भाई? पहले हाथी मांगे कि हाथी दे दो, हाथी नहीं देना चाहो तो घोड़ा दे दो, चलो 100 रुपए दे दो, 100 नहीं देना चाहो तो 5 ही दे दो, 5 नहीं तो 1 रुपया ही दे दो। यहाँ पर ये तो हो सकता है, तो बोला आप मुझे रुपए दो और 1 रुपया नहीं देना चाहते तो 500 का ही दे दो, नहीं चलेगा। ये जो चीजें होती है दुष्क्रमत्व दोष होता है कि हे राजा मुझे आप घोड़ा दीजिए, और घोड़ा नहीं देना चाहते हो तो मदमस्त हाथी तो दे ही दो। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, गलत नियम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाथी न मतलब घोड़े की कामना करनी चाहिए, लेकिन पंक्ति में विपरीत क्रम के कारण दुष्क्रमत्व दोष प्रयुक्त होता है। अक्रमत्व में क्रम चेंज हो जाता है, लेकिन दुष्क्रमत्व में जो परिस्थितियां होती है वही चेंज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अश्लीलत्व दोष, अश्लीलता होती है यहाँ पर, भाषा की अश्लीलता होती है, शब्दों का गलत प्रयोग होता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अश्लीलता भद्दापन दिखाई देता है यहाँ पर कि साहित्य में इस तरह का प्रयोग होता नहीं है। दोष क्या है? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे शब्दों को साहित्य से निकाल ही देना चाहिए। दोष तो तब होता जब वो प्रयोग करें, प्रयोग ही क्यों करें साहित्य में? यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उसको साहित्य की कैटेगरी से बाहर निकाल देना चाहिए, उसको साहित्य की कोटि से ही बाहर निकालना चाहिए। दोष क्यों हो? दोष तो वहां होता है जहां पर आप काम करो, वो काम ही नहीं है, साहित्य ही नहीं है यहाँ पर, तो आप उसको लेकर के क्यों आते हो? यहाँ पर अश्लीलता में कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर मूल रूप से। काव्य में जहां पर अमंगलवाचक, घृणास्पद तथा लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग हो वहां पर अश्लीलत्व नामक दोष होता है। जैसे मदरा पीना आपने समझ लिया था, पाप लगे थूक कर चाटना इतनी जल्दी, आपको नहीं लगेगा ये साहित्य की भाषा है, आपको नहीं लगेगा किसी विद्वान की भाषा, आपको नहीं लगेगा किसी रचनाकार की भाषा है, ठीक है। इसी तरह से गली मोहल्ले में चलते हुए हर आदमी लिख देंगे रचनाकार नहीं बन सकते, भाषा है ये, इस तरह की साहित्य की भाषा नहीं। साहित्य तो परिष्कृत होता है, साहित्य में उदात्त भाव होता है। आपने सबलाइम पढ़ा है, आपने उदात्त तत्व पढ़ा है, आपने लॉन्जाइंस का उदात्त तत्व पढ़ा है, आपने व्यंजनावाद पढ़ा है क्रौंचे का, आपने अरस्तु के सिद्धांत पढ़े यहाँ पर, तो वो साहित्य होता है, ये साहित्य नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। और बंद आंख निरख पिए की वायु दिन निकाल यहाँ पर, ठीक है। ये तो और भी अधिक भाषा का प्रयोग गलत है, इसमें जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ग्रामत्व दोष जो होता है उसमें ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ग्रामीण शब्द बुरे नहीं होते,
ग्रामीण शब्द बुरे नहीं होते, लेकिन ग्रामीण शब्द जो होते हैं वो परिष्कृत नहीं होते, देशज भाषा के शब्द होते हैं, व्याकरण की दृष्टि में शुद्धता नहीं होती, व्याकरण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो ग्रामत्व दोष होता है, वो भी ग्रामत्व नामक दोष होता है व्याकरण का। ये भी होता है यहाँ पर कि काव्य में जहाँ ठेठ ग्रामीण या गंवारू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां ग्रामत्व नामक दोष होता है। गंवार को ग्राम के साथ जोड़ना भी गलत है। ग्रामीण परिवेश जो है वो अपने आप में बहुत शुद्ध और संस्कृत होता है, गांव की जो भाषा है वो अपने आप में बहुत अच्छी होती है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि नहीं होती, उसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होता, वो एक अलग चीज है यहाँ पर। लेकिन गंवारू भाषा और ग्रामीण के साथ जोड़ना ये मुझे लगता है बहुत अच्छा नहीं है। ये देखिए, टूटी खाट घर टपत टटियो टूटी, पिए की बहा उसवा सुख के लूटी। यहाँ पर ठीक है, अब ये टूटी खाट है और प्रिय का श्रृंगार है, पति पत्नी के श्रृंगार का वर्णन है यहाँ पर। ये जो प्रयोग है ये भाषा की दृष्टि से यहाँ पर उचित नहीं है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। खास तौर से समझने की कोशिश कीजिए ग्रामीण शब्द होते क्या है। अगला देखिए, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। भाषा देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है वो सिर पर मुकुट है और उनके सिर पर मुकुट जो है बहुत सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण पर सिर पर जो मुकुट है वह बहुत सुशोभित हो रहा है, और उनके साथ साथ ग्वाल बाल जो सिर पर मटके रख रख करके, नायिकाएं जो है सिर पर मटकियां रख रख के नाच रही है, डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। यहाँ पर भाव सुंदर है, लेकिन भाषा देखिए, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। मूंड के ऊपर अर्थात इस मस्तक के ऊपर मुकुट धर के श्री कृष्ण जो है बहुत सुशोभित हो रहे हैं। जब आपने मस्तक को मूंड कह दिया यहाँ पर तो शोभा कहाँ देगी, यहाँ पर सुशोभित होना कहाँ पे। और खोपड़ा पे माट धर धर नाचे ग्वाल बाल। खोपड़ा जो हमारा जो सिर है इस पर मटके धर धर करके, मटके रख रख करके ग्वाल बाल जो है नाच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप सिर को खोपड़ा कह रहे हो, आप सिर को मूंड कह रहे हो, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है। ये ऐसे शब्द है जहां पर ग्रामित्व नामक दोष होते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते। नून पदत्व नामक दोष की हम चर्चा करते हैं। न्यून पदत्व का मतलब किसी एक पद को कम कर दिया जाता है। न्यून पदत्व नामक दोष वहां होता है जहां पर किसी एक पद को कम कर दिया जाता है, मतलब कट कर दिया इस शब्द को, ठीक है, जिससे कहने से भी काम चल सकता है, लेकिन दोष तो आ गया। भाई जब आप सीधा प्रयोग करते हैं तो पता चलता है आप किस पद का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आपने उस वर्ड को खत्म कर दिया, सब तो लोग नहीं समझ पाएंगे। काव्य में जहां अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां न्यून पदत्व दोष होता है। सत सत संकल्पों विकल्पों से अल्पों में कल्प बनाती सी। ठीक है, अब हालांकि इसके पीछे मुझे बहुत डीपली जाना पड़ेगा। सत सत संकल्पों विकल्पों के अल्पों में कल्प बनाती सी, ये भाषा कवि की एक पंक्ति का प्रयोग कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं कहा किस चीज का प्रयोग किया गया। इसमें थोड़ा सा दिखाया गया कि इस उदाहरण में अल्प के साथ क्षण का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। सत सत संकल्पों विकल्पों के अल्पों में कल्प बनाती सी, यानी सत सत संकल्प विकल्प है यहाँ पर, वो मतलब एक कल्पों के समान प्रतीत होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक क्षण का प्रयोग होना चाहिए था कि मतलब एक एक क्षण जो है वो एक एक कल्पों के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब जो समझता है भाषा, जो भाव को समझेगा वो अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लेगा। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल आपकी पीडीएफ में, आपके नोट्स में दुनिया भर के। यहाँ सिर्फ एक बात बताई गई कि न्यून पदत्व वहां होता है जहां पर निश्चित रूप से किसी शब्द को कट कर दिया जाए। अब उस शब्द को ही कट कर दिया गया, उस शब्द को खत्म कर दिया, तो फिर आगे वाला व्यक्ति उसके भाव को समझेगा कहाँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से न्यून पदत्व दोष का मतलब होता है। सवाल पूछा जाएगा भाषा शैली में कि वो कौन सा दोष होता है जहां पर सामान्य से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, न्यून पदत्व। वो कौन सा दोष होता है जहां पर सामान्य से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अधिक पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व में एक शब्द को कट कर दिया जाता है और अधिक पदत्व में आवश्यकता से अधिक पदों को रख दिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत है, बहुत एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारी क्या क्लास दो भागों में बंटती है। एक में हम थोड़ा सा उसका परिचय देते हैं, फिर जब हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं तो हम कई तरह के एग्जाम्पल उस क्लास में हम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी क्लास आपकी सारी की सारी होगी। ये क्लास कुछ ऐसी है जो पर मूल रूप से हम इसमें मूल कंटेंट को, मूल विषय वस्तु को लेते हैं। अभी हम सारे एग्जाम्पल को लेके चलेंगे ना, फिर हमारा सिलेबस रह जाता है। ठीक है, रहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक बार सिलेबस को जल्दी पूरा करें, जल्दी कवर करें, तो इसलिए पहले जो मूल कंटेंट होता है उसकी चर्चा करते हैं, फिर जब सेकंड दौर हमारा चलता है उसमें आगे इसमें वीडियो आपको मिलेंगे क्लास के साथ साथ, क्योंकि जो क्लास रेगुलर ऑफलाइन होती है उसी की वीडियो आपको मिलती है, तो वो फिर उसके साथ में हम आपको देते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा विश्लेषण हम नहीं करते हैं। अधिक पदत्व में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में जहाँ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिनके बिना भी अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। लपटी पुहुप पराग पर सभी स्वेद मकरंद। ठीक है, ये भी थोड़ा लिखने में गलत है, लेकिन आपको है कि लपटी पुहुप पराग पर, यानी पुष्पों के पराग में जो है वो सुगंध लिपटी हुई थी, आप ये लिख दें। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे पराग में सुगंध लिपटी हुई थी, क्योंकि पराग पराग ही होता है, उसमें पुष्प लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, पराग मतलब उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी।
जहां लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके अतिरिक्त आप उसको लिख रहे हो तो वहां पर इसमें अधिक पदत्व दोष आ जाता है। आपने पढ़ा होगा इसमें दोष होता है, यहाँ पर आवश्यकता से अधिक दोष होता है। यहाँ पर आपने वाक्य में बीच में पढ़ा होगा कि हम प्रातः काल के समय घूमने जाते हैं। भाई जब प्रातः काल घूमने जाते हो तो समय कहने की आवश्यकता क्या थी आपको, आप डायरेक्ट लिखते हैं हम प्रातः काल, वो अधिक पदत्व दोष है। काल चक्र के पहिए से कोई नहीं बचता, काल चक्र के पहिए से दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं, आपने डायरेक्ट कह दिया कि काल चक्र से कोई नहीं बचता, तो पहिया लगाने की जरूरत क्या हो, चक्र और पहिया वो तो एक ही हो गया। जहां आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए वहां अधिक पदत्व दोष होता है। यही यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पुष्प की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है, क्योंकि पराग जो होता है पुष्प में फूल में ही होता है। क्लिष्ट तो नामक दोष आता है। देखिए क्लिष्टता क्या होती है, बहुत कठिनता आ जाती है, इतनी क्लिष्टता आ जाती है उसमें कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो भाई इसका अर्थ ये भी हो सकता है, वो सोच ही नहीं पाता। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर कि काव्य में ऐसे शब्दों का उदाहरण का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ समझना कठिन हो जाए, वहां पर क्लिष्टता नामक दोष आता है। अब देखिए नखत वेद ग्रह जोड़कर अर्ध करत हम खात कौन हमें बर जात। एक नायिका कहती है नखत वेद ग्रह जोड़कर अर्ध करत हम, नक्षत्र वेद और ग्रह इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे, 50% करेंगे और उस आधे को हम खाएंगे, हमें कौन बरजेगा, कौन मना करेगा यहाँ पर। ठीक है, नायिका जहर खाना चाहती है, विष खाना चाहती है, लेकिन सीधा नहीं कह रही कि मैं विष खाऊंगी, कह रही कि नखत, नखत यानी नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या 27 है, वेद, वेदों की संख्या 4 है +4, और ग्रह यानी ग्रहों की संख्या 9 है। मतलब 27 को, 4 को और 9 को सबको हम जोड़ेंगे, सबका जोड़ने से संख्या होगी 40। ठीक है, और फिर कहता है 40 हो गया, उसका अर्ध करत हम खात, 40 में से हम 20 माइनस करेंगे, मतलब हम अर्ध करके खाएंगे, अर्ध करके मतलब हम 20 खाएंगे, 20 नहीं खाएंगे, हम कहते हैं हम 20 खाएंगे, 20 खाएंगे, 20 को ही कह रही है, हम 20 खाएंगे, हमें कौन मना करेगा। डायरेक्ट कह दे कि भाई हम जहर खाएंगे, हमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रही नक्षत्रों को, वेदों को और ग्रहों को, मतलब 27 को, 4 को और 9 को हम जोड़ेंगे 40, उसका आधा करेंगे 20, हम 20 खाएंगे, हम जहर को खाएंगे। इतनी क्लिष्टता व्यक्ति कहाँ जाएगा, इतनी क्लिष्टता में व्यक्ति कहां जाएगा। ये व्यक्ति की सोच हो सकती है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति की सोच हो सकती है जो बुद्धिमान है, लेकिन जो सामने पढ़ने वाला व्यक्ति वो तो इसमें नहीं समझ पाएगा ना। ठीक है, ऐसी जो रचनाएं हैं यूनिवर्सल नहीं बन सकती, ऐसी रचनाएं जो सार्वभौमिक नहीं बन सकती, ऐसी रचनाएं जिसमें क्लिष्टता आ जाती है, जिसमें व्याख्या करने की आवश्यकता पड़े, जिसमें अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े, वो रचना उच्च कोटि की हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि जो जन जन की जबान पर चढ़ने वाली चीजें वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाती है। कबीर की साखियां जिनमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी, जो लिखा वहीं पर लिख दिया, सबके समझ में आया। मेरा के पद मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जन जन की जबान पर चढ़ गए, इसलिए चढ़ गए क्योंकि अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर ये क्लिष्टता नामक दोष है जो वाक्य में, काव्य में नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, क्लिष्टता दोष का दूसरा उदाहरण दिया गया, तरु रिपु, रिपु घर देख के विरहणी अति अकुलात, ये तिथि नहीं बल्कि अति होना चाहिए था, विरहणी अति अकुलात। यहाँ पर क्या है, तरु रिपु, यहाँ पर तरु का रिपु अग्नि है, यानी पेड़ का जो शत्रु है वो अग्नि है। ठीक है, रिपु घर देखकर, अग्नि का रिपु जो है वो जल है, अग्नि का रिपु जो है वो जल है, और उस जल को धारण करने वाले अर्थात बादल को देखकर विरहणी स्त्रियां जो व्याकुल हो रही है। भाई इसमें देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा इसमें माफी चाहूंगा, क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ठीक बार बार करके देते हैं और उसके बावजूद भी वो टेक्निकल चीजों में कुछ हो जाए। अब ये तरु रिपु, रिपु धर देख के, तरु रिपु, रिपु धर, तरु का रिपु कौन, अग्नि। ठीक है, ये लिख लिया, तरु का अग्नि, अग्नि का रिपु कौन, बादल, मतलब अग्नि का रिपु पानी, पानी डालते हैं अग्नि पे, और उस पानी को धर, यानी पानी को धर, घर नहीं बल्कि धर है, उस पानी को धारण करने वाला, यानी तरु रिपु धर। पहले पेड़, पेड़ का मतलब जो दुश्मन है वो कौन, अग्नि, अग्नि का दुश्मन है वो पानी, और उस पानी को धारण करने वाले को देखकर नायिका विरहित हो रही है। तो पानी को धारण करने वाला कौन, डायरेक्ट ही कह दो ना, बादल को देखकर नायिका दुखी हो रही है, या बादल को देखकर नायिका विचलित हो रही है। यहाँ पर मतलब क्या, तरु रिपुधर को देखकर नायिका अति अकुलात। पेड़ है, पेड़ का रिपु है अग्नि है, अग्नि का रिपु पानी है, पानी को धारण करने वाला बादल है, उस बादल को देखकर नायिका दुखी हो रही है। यहाँ पर यही कहा गया है, तरु का रिपु अग्नि, अग्नि का रिपु जल, उस जल को धारण करने वाले अर्थात बादल को देख करके विरहणी स्त्रियां जो है व्याकुल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह ये दोष है। यहाँ पर हम दोषों की चर्चा कर रहे थे। यदि अर्थ दोष की चर्चा करें, ठीक है, तो अर्थ दोष में क्या, काव्य में जहां अर्थ में दोष प्रकट होने लगते हैं वहां अर्थ दोष होता है। जैसे पुनरुक्ति दोष, ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ सवाल आएंगे जो ऊपर हमने पढ़े थे, यहाँ पर दूसरे ढंग से यहाँ पारिभाषिक शब्दावली में आपसे पूछा जाएगा कि जब एक ही कथन को बार बार दोहराया जाता है तो पुनरुक्ति प्रकाश नामक दोष हो जाता है। काल दोष का मतलब समय के उदाहरण का ध्यान न रखना,
काल दोष कब होगा? जब आप समय के उदाहरण का ध्यान नहीं रखोगे, मृत्यु के बीच में आप जोक सुनाओगे, काल दोष हो जाएगा। व्याहृत दोष क्या हो जाएगा? पहले सम्मान दर्शाकर फिर तिरस्कार करना, पहले सम्मान दर्शाओगे आप और उसके बाद उसका तिरस्कार कर दोगे, व्याहृत नामक दोष हो जाएगा। प्रसिद्धि विरुद्ध दोष जो होता है, प्रसिद्धि के विपरीत उदाहरण देना होता है। विद्या विरोध दोष होता है, शास्त्र के विरुद्ध बातें करना होता है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। यदि शास्त्र के विरुद्ध एग्जाम्पल देंगे तो विद्या विरोध दोष हो जाएगा, यदि प्रसिद्धि के विरुद्ध एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पर विपरीत उदाहरण देंगे तो गलत, ये दोष हो जाएगा। व्याहृत, काल, पुनरुक्ति इस तरह से होता है। अर्थ दोष में आपको डेफिनेशन याद रखनी है। रस दोष की यदि हम चर्चा करें तो हालांकि रस में हमने सब कुछ पढ़ा है, जहां हमने रस पढ़ा होगा वहां पर हमने पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। काव्य में जहां रसों में विरोध उत्पन्न हो जाए वहां रस दोष होता है। जैसे स्वशब्द वाच्यत्व दोष, रस भाव के उद्भूत की चेष्टा होने पर, यानी रस का भाव उद्भूत होने की चेष्टा करेंगे यहाँ पर, तो वहां पर बार बार अगर ऐसी चेष्टा होगी तो स्वशब्द वाच्यत्व नामक दोष हो जाएगा। विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, विभाव अनुभाव का निर्णय न होना। जब आपने पढ़ा विभाव अनुभाव, यानी दो प्रकार के विभाव, आलम्बन और उद्दीपन विभाव, और अनुभाव चार प्रकार के, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। इन प्रकार के क्लियर ही नहीं हो पाए कि इनमें कौन सा विभाव चल रहा है और कौन सा अनुभाव चल रहा है। मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हो, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी चल रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें नायक और नायिका में मतलब आलंबन हो रहा है या उद्दीपन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है या आकर्षण नहीं हो रहा है। भाव जब समझ में नहीं आए तो वहां पर क्या विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना उत्पन्न हो जाती है। रस की पुनः पुनः दीप्ति कब होती है? जब रस को बार बार दर्शाना, एक बार चीज को दर्शा दिया लेकिन बार बार आप दर्शाए जा रहे हो, दर्शाए जा रहे हो, दर्शाए जा रहे हो। राम के विलाप को दर्शाना चाहते हो तो आपने 50 श्लोक लिख दिए और 50 श्लोकों में केवल राम की पीड़ा और राम का रोना ही दर्शाया गया सीता के वियोग में, ठीक है, या किसी व्यक्ति की पीड़ा को ही दर्शाया गया, ये तो गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये रस की पुनः पुनः दीप्ति होती है। एकांड छेदन कब होता है? एक रस की परिपाक अवस्था में विरोधी रस का उत्पन्न हो जाना। एक रस है जो परिपाक अवस्था में चल रहा है, परिपाक यानी पूर्ण अवस्था में चल रहा है, और जब वो चरम पर पहुंचता है तो फिर आप बीच में दूसरा रस लेकर के आ जाते हो। मैंने कहा गंभीरता चल रही है, विषय की गंभीरता चल रही है, ठीक है, युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है, और उसके बीच में जोकर जोक सुना रहा है यहाँ पर, तो वो तो कहीं पर वर्णन नहीं। एकांड छेदन होता है, दूसरे के बीच में आप उपस्थित करते हो। प्रकृति विपर्य क्या होता है? प्रकृति विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रकृति के विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रकृति के विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करना। जैसे गंगा को हम पवित्रता के लिए मानते हैं, लेकिन हम कहें कि गंगा तो ऐसे जला रही है जैसे मतलब निश्चित रूप से मतलब जहर पी लिया हमने, गंगा का पानी ऐसे प्रताड़ित कर रहा है यहाँ पर जैसे जहर पी लिया। ये तो विपरीत हो गया यहाँ पर, प्रकृति विपरीत। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, यानी ऊपर जो वर्णन हमने व्याख्या की उस व्याख्या को आपको सारा पढ़ना है। और रस दोष और अर्थ दोष, रस दोष और अर्थ दोष, ये जो आपको दो तरह के बाद में दोष बताए यहाँ पर, इनका हमने डिटेल नहीं दी है, इनकी हमने व्याख्या नहीं, इनकी इस परिभाषा जो इन परिभाषा को आप याद करेंगे, फिर आपके जो सिलेबस का पार्ट है आपके, क्योंकि ये अलग अलग ढंग से विभाजन किया गया सिलेबस को। यदि आप ठीक ढंग से देखना जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम लोगों की बात पे मान लिया करें, और यदि आप जानते हैं तो ठीक है। ऊपर वाले जो दोष है वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के इस तरह से पार्ट है कि आपको इसमें से ठीक ढंग से उसकी एग्जाम्पल समेत व्याख्या करनी पड़ेगी। लेकिन जो रस दोष और हम जो अर्थ दोष पढ़ रहे हैं, ये जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपकी जो कृतियां हैं उनमें हम इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, इस कृति में कौन सा दोष है, इस कृति में कौन सा दोष है, ये कहाँ पर आए, उन एग्जाम्पल के साथ हम उनको करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर इनको छोड़ नहीं रहे, पहले इसलिए दिया है इनको कि एक एक बार आप पढ़ लीजिए प्रकृति विपर्य क्या होता है, अकांड छेदन कब होता है, एक रस के परिपाक पर जो दूसरा रस आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियम के विरुद्ध एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को आप देखिए। मूल रूप से हम चर्चा कर रहे थे रस के दोषों की, ठीक है, कितने प्रकार के दोष होते हैं, सारे दोष आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पीडीएफ में जरूर आपको पढ़ना है, पीडीएफ में जो आपको दिया गया जो नोट्स हैं जरूर आपको पढ़ने, आपकी पुस्तकों में अतिरिक्त भी दे रखे होंगे, अतिरिक्त भी पढ़िए। यहाँ पर सिलेबस को जितना कवर करते हैं हमने सारे आपको करवाए हैं, और उसके अतिरिक्त जो दे रखे हैं उसके हम मना नहीं कर रहे, आप जितना चाहें उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि जो पुस्तकें आपके लेवल को देख करके नहीं बनाई जाती, पुस्तकें सभी लेवल को देख के, उसी पुस्तक को आरएस और यूपीएससी का बालक भी पढ़ता है, और उसी पुस्तक को जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड का शिक्षार्थी पढ़ता है। तो एक पुस्तक पे सब कुछ मिले, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर हम उसको कवर करते हैं, वो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। आप पढ़ना चाहते हैं पूरा पढ़िए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, हम संधि जब लक्षणा शब्दशक्ति पढ़ाते तो आपको रूढ़ि और प्रयोजना 2 पढ़ा देते हैं, वही लक्षणा शब्दशक्ति जब हम संस्कृत में पढ़ाते हैं तो हमें 80 भेद पढ़ाने पड़ते हैं, लक्षणा के 80 भेद पढ़ाने पड़ते हैं संस्कृत में, ठीक है। 80 भेद तो आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। पुस्तक की तरफ मत जाइए, आपके सिलेबस की तरफ जाइए। शुभकामनाएं।